शिक्षा और मेहनत एक ऐसी सुनहरी चाबी होती है जो बंद भाग के दरवाजे बहुत आसानी से खोल देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल भारती, स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉस्ट यूथ में। हमारा आज का विषय है जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो है NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। भारत सरकार के द्वारा ये बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही अहम कदम है जो हर स्टूडेंट को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें क्या क्या बदलाव है वो आप आज जानेंगे हमारे इस वीडियो के थ्रू। तो इस वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि वो कौन कौन से बदलाव किए गए हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत क्या क्या वो बदलाव किए गए हैं। इसमें सबसे पहले आइए चलते हैं कि पहले जो हमारी शिक्षा की जो पॉलिसी थी वो क्या थी। पहले जो हमारा शिक्षा का जो पॉलिसी था वो 10+2 के फॉर्मेट में था। अब ये फॉर्मेट 5+3+3+4 यानी कि इस फॉर्मेट में इसे डिवाइड कर दिया गया है। तो आइए जानते हैं कि ये फॉर्मेट जो है 5+3+3+4 ये फॉर्मेट किस तरीके का है, किस तरीके की इस नीति को बनाया गया है। तो इसके तहत 5+3+3+4 यानी कि पहले का जो 5 इयर्स होगा, जो 5 साल होगा, उसमें प्री प्राइमरी और प्राइमरी क्लास हो गए, जैसे सरी LKG UKG, और इसके बाद फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, इसको 5 इयर्स के अंतर्गत के रखा गया है। पहले का जो 5 साल होगा उसे फाउंडेशन स्टेज माना जाएगा। फाउंडेशन स्टेज यानी कि फाउंडेशन का मतलब आप समझ सकते हैं कि ये किसी चीज़ की नींव होती है। यानी कि सरकार की तरफ से एक बहुत ही अच्छा प्रयास है कि ये 5 साल तक के जितने भी बच्चे होंगे उनकी जड़ों को मजबूत किया जाएगा, उनके एजुकेशन का जो फाउंडेशन नींव जो होती है उसे मजबूत किया जाएगा। इसीलिए इस स्टेज को फाउंडेशन स्टेज के रूप में माना जाएगा। इस स्टेज के जितने भी स्टूडेंट होंगे उन्हें सबसे पहले सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं बल्कि पढ़ाई लिखाई के साथ उनके खेल कूद पे भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। यानी कि जितना कि पढ़ाई लिखाई को महत्व दिया जाएगा उतना ही ज़्यादा उनमें खेल कूद को भी महत्व दिया जाएगा। इस स्टेज के जो बच्चे होंगे उन्हें काफ़ी रुचि आएगी पढ़ने में, क्योंकि उन्हें सिर्फ पढ़ाई के साथ खेलने को भी काफ़ी मिलेगा। इसके बाद जो है इस स्टेज के जो बच्चे होंगे यानी कि जो 5 साल तक का जो स्टेज होगा, इस स्टेज में आप अपने मातृभाषा में भी पढ़ सकते हैं। यानी कि पहले ज़रूरी था कि हाँ आप इंग्लिश में ही आपको एग्ज़ाम देना है। जो CBSE के जो स्टूडेंट होते थे उनमें इंग्लिश अनिवार्य था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब अपने मातृभाषा में भी वो एग्ज़ाम दे सकते हैं और अपने मातृभाषा में भी वो पढ़ सकते हैं। यानी कि अब जो है पूरा NCERT के तर्ज पे हो जाएगा। इसमें क्या है कि वो अपने मातृभाषा में भी पढ़ सकते हैं। यानी कि अगर आपका मातृभाषा मराठी है तो आप मराठी में भी पढ़ सकते हैं। अगर आपका मातृभाषा कन्नड़ है तो आप कन्नड़ में भी पढ़ सकते हैं। अगर आपका मातृभाषा भोजपुरी है तो आप भोजपुरी में भी इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। 5 साल के बाद फिर जो नेक्स्ट 3 इयर्स है, नेक्स्ट 3 इयर्स में जो क्लास आते हैं वो है 3rd, 4th और 5th, यानी 3rd क्लास, 4th क्लास और 5th क्लास। ये जो तीसरा, चौथा, 5वां क्लास है, इन क्लास के बच्चों को खास करके सब्जेक्ट पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। यानी कि जितने भी जो सब्जेक्ट हो गए, चाहे वो साइंस या फिर आर्ट्स, कला, साहित्य, इन सब चीज़ों में उनको विशेष ध्यान दिया जाएगा, उन्हें सिखाया जाएगा। विषय के मायने, जितने भी जो सब्जेक्ट होते हैं उन्हें मायने सिखाए जाएंगे कि हाँ इन सब्जेक्ट के क्या मायने होते हैं, आगे चल कर के इन सब्जेक्ट से वो कैसे अपना भविष्य बना सकते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट 3 इयर्स यानी कि 6th, 7th और 8th। ये जो स्टेज होगा, इस स्टेज के बच्चों को भविष्य के बारे में बताया जाएगा, यानी फ्यूचर से रिलेटेड कि आगे चल कर के अपना वो एम कैसे निर्धारित कर सकते हैं, आगे चल कर के वो क्या बनना चाहते हैं, किस में उनकी अभिरुचि ज़्यादा है। इन सब चीज़ों को लेकर उन्हें खास करके बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, फ्यूचर के लिए उन्हें तैयार किया जाएगा। और इसमें एक ख़ास बात यह है कि 6th स्टैंडर्ड से ही इन बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग के बारे में सिखाया जाएगा। यानी कि 6th स्टैंडर्ड से ही वो सॉफ्टवेयर की पढ़ाई पढ़ सकेंगे
और 6th स्टैंडर्ड से वो सॉफ्टवेयर की पढ़ाई पढ़ करके वो ये सीख सकेंगे कि कैसे सॉफ्टवेयर बनाया जा सकता है, कैसे ऐप बनाया जा सकता है। यानी टेक्नोलॉजी के मामले वो 6th स्टैंडर्ड से ही पढ़ना शुरू कर देंगे। कोडिंग, कंप्यूटर कोडिंग जो है वो 6th स्टैंडर्ड से ही उन्हें पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा अगर वो चाहें तो 6th स्टैंडर्ड से वो इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। यानी कि जिस सब्जेक्ट में, जिस क्षेत्र में उनकी अभी रुचि है, अगर वो सॉफ्टवेयर लेना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर में अगर उनकी अभी रुचि है, तो वो सॉफ्टवेयर कंपनी जा कर के अपना इंटर्नशिप यानी कि ट्रेनिंग ले सकते हैं। अगर वो सीए बनना चाहते हैं तो सीए के लिए भी वो इंटर्नशिप कर सकते हैं। 6th स्टैंडर्ड से ही उनके लिए दरवाजे खुले रहेंगे इंटर्नशिप के लिए। जो भी उनकी अभी रुचि होगी उस अनुसार 6th स्टैंडर्ड से ही वो इंटर्नशिप भी कर सकेंगे। इसके बाद 8 से 12 यानी कि जो लास्ट, जो इसके बाद जो 4 इयर्स जो आते हैं, जो 4 इयर्स होगा उसमें 9, 10th, 11 और 12 ये 4 क्लासेज आते हैं। पहला, जैसा कि आप पहले की जो नीति थी, शिक्षा नीति थी, उसके अनुसार आप 10th तक में आप बोर्ड का एग्ज़ाम देते थे और बोर्ड का एग्ज़ाम देने के बाद फिर ईयर वाइज आपका एग्ज़ाम होता था। फिर आप 11th में जाते थे और 12th में जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ये जो है इसमें आपका सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होगा। यानी कि एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे 6-6 महीने का। आपका एग्ज़ाम अब 6-6 महीने पे होगा और वो जो 6 महीने पे जो एग्ज़ाम होगा वो 6 महीने का जो रिज़ल्ट आएगा, जो नंबर होंगे, वो आपका 6 महीने बाद जो आप जो ईयर के लास्ट में जो आप एग्ज़ाम देंगे उसमें वो नंबर जोड़ करके आपको क्लास में प्रमोशन मिलेगा। यानी कि आप ईयर के लास्ट में आप जो एग्ज़ाम दे करके पास हो जाते थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको हर एक 6 मंथ पे एग्ज़ाम देना होगा और जो आप एग्ज़ाम देंगे उस एग्ज़ाम के तहत जो नंबर आपको 6 मंथ में मिलेंगे वो अगले 6 मंथ में जब आप एग्ज़ाम देंगे वो नंबर उसमें जोड़ दिया जाएगा। और इसमें जो 12 तक के जो बच्चे होंगे, यानी 8 से 12 तक के जो बच्चे होंगे, इन बच्चों को खास करके उनके विश्लेषण क्षमता यानी कि सोचने की क्षमता, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने की क्षमता, इस क्षमता पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसमें आपको सब्जेक्ट चुनने की आज़ादी है। यानी कि आप अगर आप फिज़िक्स की पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो आप साथ में साथ आप हिस्ट्री की भी पढ़ाई पढ़ सकते हैं। अगर आप भूगोल की पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो साथ ही साथ आप मैथ और फिज़िक्स की भी पढ़ाई पढ़ सकते हैं। मतलब कि इसमें आपको सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट होंगे, एक साथ आप कई सब्जेक्ट्स को आप पढ़ सकते हैं। इसमें आपको सब्जेक्ट में पढ़ाई की आज़ादी रहेगी। इसमें आप एक साथ कई सब्जेक्ट को पढ़ाई पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं इसके बाद जो हायर एजुकेशन की तरफ चलते हैं, यानी कि कॉलेज की तरफ। पहले ऐसा होता था कि अगर आपका 12th में नंबर अच्छा नहीं आया तो आपको किसी अच्छे संस्थान में, यानी कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेने में परेशानी होती थी। लेकिन अब इसमें एक थोड़ा सा बदलाव आया है। यानी कि अगर आपका नंबर 12th में अच्छा नहीं आया और आपका एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहा है, तो ऐसे में एक ऑप्शन रखा गया है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है, इसके ज़रिए अगर आप इस टेस्ट को अगर आप पास करते हैं, इसमें अगर आप अच्छा नंबर लाते हैं, तो ये नंबर आपके 12th वाले नंबर के साथ जोड़ दिया जाएगा और आप किसी भी अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद जब आप हायर एजुकेशन में आते हैं, यानी कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आते हैं, तो इसमें पहले ऐसा होता था कि 3 साल तक आपको कंप्लीट करना होता था। डिग्री लेने के लिए आपको 3 साल की पढ़ाई पढ़नी ही होती थी। यानी कि आप हर एक साल एग्ज़ाम देते थे और एग्ज़ाम देने के बाद जब फाइनल ईयर, 3rd ईयर तक आप पूरा कंप्लीट करते थे, एग्ज़ाम देते थे, तब आपको डिग्री मिलती थी। लेकिन अब इसे बहुत ही आसान कर दिया गया है। यानी कि अगर आप फर्स्ट ईयर में अगर आपने फर्स्ट ईयर की पढ़ाई पूरी कर ली, तो आपको इसमें आपको सर्टिफिकेट कोर्स दिया जाएगा। पहले साल का कोर्स सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और अगर आपने 2nd ईयर कंप्लीट किया तो उसमें फिर आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 3rd ईयर अगर आपने कंप्लीट किया तो आपको डिग्री का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और चौथा साल यानी कि 4th ईयर अगर आपने कंप्लीट किया तो आपको रिसर्च के साथ सर्टिफिकेट दिया जाएगा डिग्री का। तो यानी कि आपका कोई भी ईयर बर्बाद नहीं होगा, हर एक ईयर आपका यूज़ में आएगा। और इसमें भी आपको सब्जेक्ट जो है चुनने की आज़ादी है। इसमें भी आप मल्टी लैंग्वेज आप पढ़ सकते हैं, मल्टी लैंग्वेज पढ़ाई पढ़ सकते हैं और मल्टी सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं। यानी कि अगर आपको
इसमें भी साइंस आप पढ़ रहे हैं, साइंस के साथ अगर आप आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं, यानी कि आप फिजिक्स के साथ आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, तो आप फिजिक्स के साथ हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। अगर आप हिस्ट्री के साथ कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप हिस्ट्री के साथ कॉमर्स भी पढ़ सकते हैं। तो ये जो व्यवस्था है इसे मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट नाम दिया गया है, यानी कि इस व्यवस्था के तहत आप कई सब्जेक्ट की पढ़ाई पढ़ सकते हैं। और इस व्यवस्था के तहत एक और फैसिलिटी अच्छी है, जिसका वो जो फैसिलिटी दिया गया है, इसमें क्या है कि अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं और किसी कारणवश अगर आपको ये कोर्स बीच में छोड़ना पड़ा और छोड़कर आप गए, तो जहाँ पे आपने कोर्स किया है वहाँ तक का जो आपका नंबर होगा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। इसमें डिजी लॉकर के माध्यम से आपका नंबर सेव रहेगा और वापस जब आप आते हैं और फिर से आप वहीं से स्टडी करते हैं तो आपको नंबर वहीं से फिर से जोड़ दिया जाता है। यानी कि आपका जो भी नंबर पहले का होता है वो भी बर्बाद नहीं होता है, वो भी सेव होता है डिजी लॉकर के माध्यम से। और ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे बदलाव किए गए हैं शिक्षा नीति में। जो शिक्षा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, ये सारे बदलाव किए गए हैं। और साथ में जितने भी जो स्टूडेंट होंगे, इस तरह के जितने भी जो स्टूडेंट होंगे कॉलेज के, इन्हें भी सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि पढ़ाई के साथ साहित्य, संगीत और खेलकूद सभी चीज़ों में अभिरुचि रखनी होगी। सभी चीज़ों पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। ऑनलाइन स्टडी के क्षेत्र में भी काफ़ी विशेष ध्यान दिया गया है, यानी कि कई ऐप्स, कई वेबसाइट ऐसे बनाए जाएंगे जिससे कि स्टूडेंट जो है अब ऑनलाइन भी पढ़ सकेंगे। और ऑनलाइन स्टडी की विशेष व्यवस्था की जा रही है, ताकि अगर कभी ऐसा हो कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज कभी बंद भी हो जाए तो ऐसे में उनकी स्टडी ना रुके और वो ऑनलाइन स्टडी कर सकें। जितने भी जो ट्यूटर हैं, जितने भी जो मेंटर हैं, वो बंद के टाइम में भी उन्हें वो सही ढंग से पढ़ा सकें और उनके सिलेबस को पूरा करवा सकें। तो इस क्षेत्र में भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है और इसके लिए जितने भी ठोस कदम हो सकें वो उठाए जा रहे हैं। तो ऐसे कई बदलाव हैं जो अभी और भी होने बाकी हैं। इसे अभी लागू नहीं किया गया है, इसे अभी ये विधेयक पास होगा। विधेयक पास होने के बाद 2021 तक इसे लागू कर दिया जाएगा, यानी कि आने वाले समय में जो है 2021 के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। और इसे लागू करने के बाद जो नई शिक्षा नीति होगी, इस शिक्षा नीति के तहत ये सारी चीज़ें होंगी। तो इस मामले में आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय देना न भूलें। आप भी अपनी राय दें कि ये जो नई शिक्षा नीति आई है वो सुनकर आपको कैसा लगा और आने वाले समय में ये कितना अच्छा हो सकता है। इसके बारे में आप अपनी राय दें और बताएं कि ये शिक्षा नीति कितना अच्छा है, जिसके ज़रिए जो स्टूडेंट हैं, आने वाले स्टूडेंट जो होंगे, उन्हें किस तरीके से एक नया रास्ता मिलेगा और वो आगे चल कर के काफ़ी अच्छा कर सकेंगे। उनका फ्यूचर किस तरीके से बहुत अच्छा हो सकेगा। तो आप अपनी राय दें, हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। हमारी आज की जानकारी यहीं समाप्त होती है। अगर इससे रिलेटेड कोई नई जानकारी आती है तो हम आगे चलकर फिर से आपको ज़रूर अवगत कराएंगे। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो भी बदलाव आएंगे हम आपको उससे आगे अवगत और भी कराएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें। मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा जो चैनल है एजुकेशन से रिलेटेड होता है। कोई भी चीज़ अगर ऐसी आती है जो एजुकेशन से रिलेटेड होती है, हम सबसे पहले आपको खबर करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप जानें और जानने के बाद आप उसके आगे की रणनीति तैयार करें। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और इसे आगे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और इससे वो अवगत हों। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में नई जानकारी के साथ। फिलहाल में हमारी आज की जानकारी समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।